जहां एक तरफ यूरोप अब भारत की तरफ दौड़ा है तो वहीं 38 ब्लॉक मिले हैं भारत को एक बड़ा खजाना अब मिला है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल के सालों में यूरोपीय रक्षा कंपनियां भारत को लागत लाभ, कुशल कार्यबल और वैश्विक रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती प्रमुखता के कारण विनिर्माण के लिए एक रणनीतिक केंद्र के रूप में देख रही हैं। ये प्रवृत्ति वैश्विक रक्षा उद्योग में एक बड़े बदलाव को दिखलाता है, जहां साझेदारी और आउटसोर्सिंग आपूर्ति श्रृंखलाओं को नया रूप दे रही है। यूरोपीय रक्षा कंपनियां भारत में विनिर्माण को स्थानांतरित करने के लिए कई कारणों से प्रेरित हैं। लागत लाभ, भारत में यूरोप की तुलना में श्रम लागत कम है और आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल हैं। भारत में रक्षा उपकरणों का उत्पादन करने से यूरोपीय कंपनियां प्रोडक्शन लागत को कम कर सकती हैं, जबकि गुणवत्ता मानकों को बनाए रख सकती है। इससे उनके प्रोडक्ट वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनते हैं। भारत में इंजीनियरों, तकनीशियनों और विनिर्माण पेशेवरों की एक बड़ी संख्या उपलब्ध है। इसके साथ ही भारत में औद्योगिक बुनियादी ढांचे में सुधार हो रहा है, जो इसे रक्षा विनिर्माण के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाता है। मेक इन इंडिया पहल, भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल रक्षा प्रोडक्शन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे रही है। इन नीतियों ने विदेशी कंपनियों को भारत में स्थानीय साझेदारों के साथ सहयोग करने और विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना ने यूरोपीय निवेश को आकर्षित किया है। यूरोपीय कंपनियां भारत को केवल एक विनिर्माण केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रही हैं। भारत की वैश्विक मंचों में बढ़ती भागीदारी और यूरोप के साथ रणनीतिक संरेखण ने इन साझेदारियों को और मजबूत किया है। कई यूरोपीय रक्षा कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही हैं, जिससे भारत में रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। एयरबस और टाटा की बात करें तो यूरोपीय एरो स्पेस कंपनी एयरबस ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ साझेदारी करी है। टाटा ने हाल ही में फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन, जो राफेल लड़ाकू विमान बनाती है, उसके साथ राफेल के मुख्य हिस्से फ्यूजलेज के निर्माण के लिए एक समझौता किया। ये साझेदारी न केवल भारत के लिए बल्कि राफेल के वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए भी महत्वपूर्ण है। ATR और भारत टर्बोप्रॉप विमान निर्माता ATR, जो एयरबस और इटली के लियोनार्डो का जॉइंट वेंचर है, भारत में विनिर्माण सुविधा स्थापित करने पर विचार कर रहा है। ATR के एशियाई प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख जीन पियरे क्लार्सन का कहना है, भारत की बढ़ती विमान क्षेत्र और उड़ान जैसे सरकारी पहले भारत को एक आकर्षक बाजार बनाती है। मार्च 2025 में यूरोपीय संघ के कई देशों ने भारत से छोटे हथियारों, गोला बारूद और प्रमुख रक्षा मंचों की खरीद की संभावना को खोज की शुरू की। ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाटो देशों को रक्षा खर्च बढ़ाने के आह्वान के बाद उठाया गया। भारत की लागत प्रभावी और विश्वसनीय रक्षा प्रणालियां यूरोप के लिए एक आकर्षक विकल्प बन रही हैं। एस्टोनिया के रक्षा मंत्री हन्नो पेवकुर ने घोषणा करी है कि कई प्रमुख भारतीय कंपनियां एस्टोनिया में गोला बारूद, बख्तरबंद वाहन और होवित्जर प्रोडक्शन के लिए निवेश को इच्छुक हैं। ये सहयोग भारत की रक्षा निर्यात क्षमता को दिखलाता है। यूरोपीय रक्षा कंपनियों का भारत में विनिर्माण को स्थानांतरित करना भारत के लिए कई अवसर को प्रदान करता है। ये प्रवृत्ति भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य विदेशी रक्षा उपकरणों पर निर्भरता को कम करना है। साल 2025 में रक्षा मंत्रालय ने कई नई सुधार की घोषणा की, जिसमें विदेशी लाइसेंस निर्मित हथियार प्रणालियों की खरीद पर प्रतिबंध लगाने की योजना है, जब तक कि स्थानीय भारतीय कंपनियों के पास इस प्रणाली के बौद्धिक संपदा अधिकार न हो। रक्षा विनिर्माण में निवेश से भारत में रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा औद्योगिक गलियारे जैसे बुनियादी ढांचे इस प्रक्रिया में और तेज होंगे। भारतीय कंपनियां अब केवल घटक निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सह विकास और नवाचार में भी भाग ले रही हैं। ये भारत को वैश्विक रक्षा उद्योग का एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। भारत की रक्षा निर्यात क्षमता बढ़ रही है। उदाहरण के लिए वियतनाम ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खरीद के लिए 5,990 करोड़ रुपए का सौदा किया है। इसके अलावा यूरोपीय देशों द्वारा भारतीय हथियार प्रणालियों की खरीद भारत के निर्यात बाजार को और मजबूत कर रही है। यूरोपीय रक्षा कंपनियों का भारत में विनिर्माण रणनीति की तुलना भारत और रूस के बीच T-90 टैंक के स्वदेशीकरण के ऐतिहासिक उदाहरण से की जा सकती है। 1990 के दशक के अंत में रूस से T-90 भीष्म टैंक खरीदने का निर्णय लिया ताकि अपने बख्तरबंद सेना को मजबूत किया जा सके, खासकर पाकिस्तान और चाइना के साथ सीमा तनाव के मद्देनजर। यूरोपीय रक्षा कंपनियों का भारत में विनिर्माण भारत की क्षेत्रीय और भू राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ये प्रवृत्ति भारत को दक्षिण एशिया हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत रक्षा शक्ति के रूप में स्थापित करती है। हालांकि ये बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकती है और अपनी रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए यूके, चीन जैसे देशों के साथ ये सहयोग कर रहे हैं। पर आपको बता दूं, नाटो ने भी इस चीज की घोषणा करी है कि यहाँ बहुत ही ज्यादा इंडो पैसिफिक में चाइना की दखल बढ़ रही है, आक्रामकता बढ़ रही है और ऐसे में यहाँ चाइना की आक्रामकता को जवाब देने के लिए इंडो पैसिफिक में एक रणनीति बनाने की जरूरत है। वैसे आपको बता दूं, हाल के समाचारों के अनुसार नॉर्थ ईस्ट में महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की खोज और नीलामी ने इस क्षेत्र को रणनीतिक और औद्योगिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभार दिया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड में 2015 से चिन्हित किए गए कम से कम 38 खनिज समृद्ध ब्लॉक अब खनन के लिए तैयार हैं, जिनमें से 7 की नीलामी हो चुकी है। ये ब्लॉक वेनेडियम, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ मटेरियल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे महत्वपूर्ण खनिजों से समृद्ध हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस उद्योगों के लिए जरूरी है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2015 से नॉर्थ ईस्ट भारत में 38 खनिज ब्लॉकों की पहचान की, जो अब अन्वेषण और खनन के लिए तैयार हैं। इन ब्लॉकों में वेनेडियम, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और अन्य रणनीतिक खनिज शामिल हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा टेक्नोलॉजी जैसे पवन टरबाइन, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें से 7 ब्लॉकों की नीलामी पहले की जा चुकी है, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार ने साल 2023 में 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची जारी करी थी, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल और REE शामिल है। इन खनिजों की मांग ग्रीन एनर्जी में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर पूर्व भारत में पहली बार 4 ब्लॉक अरुणाचल प्रदेश में नीलाम किए गए हैं, जिसमें तांबा, सोना, REE जैसे एलिमेंट्स हैं। कई ब्लॉकों की नीलामी में कम बोलीदाता के कारण रद्द करना पड़ा है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में लिथियम ब्लॉक। इसके अलावा अधिकांश ब्लॉक G4 और G3 लेवल पर हैं, जहां संसाधन अनुमान कम विश्वसनीयता वाले हैं, जिसके कारण निवेशकों की रुचि सीमित रही है। G2, G1 पर स्तर पर अधिक अन्वेषण की आवश्यकता है ताकि खनन शुरू हो सके और ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारत रणनीतिक तौर पर जिस तरीके से महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा जरूरी भी हो जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को यहाँ पर और भी ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।